नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी के साथ। आपको दिखाते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज पूरा देश और पूरा प्रदेश कहीं न कहीं कोरोना की इस विभीषिका से लड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे काम भी किए जा रहे हैं जो निश्चित रूप से लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम आपको बात करवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह साहब से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात हो रही है उसको लेके क्या कर रही है। ग्रामीण इलाकों में जो लगातार नए मरीज आ रहे हैं उनको लेके सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके अलावा जो कोविड हॉस्पिटल में बेड की मारामारी है, ऑक्सीजन से संबंधित जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, लोगों को ऑक्सीजन समय पे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उसको लेके बात करेंगे। मंत्री जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आज जो आंकड़े आए हैं उसमें मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। हाँ जी, कमी आई है, काफ़ी संख्या हमारी कमी है। ये 24 अप्रैल को 38,000 केसेस हमारे पास एक्टिव माने पॉजिटिव केसेस हमारे पास एक दिन में आई थी, वो घट के आज लगभग 20,000 हो गया आज के दिन में। तो सब मिला के हमारे एक्टिव केसेस और होम आइसोलेशन से रिकवरी के बाद हमारा अब 95,000 केसेस हमारे कम हुए हैं। रिकवरी जहाँ हमारा 72% था वो बढ़ के 83.5% हो गया है, और CFR हमारा अभी 1% पर ही है। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और कम करने के लिए। तो इस तरह से जो प्रबंधन अभी इस मार्च महीना से लेकर अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काफ़ी निर्णय लेने के बाद और काफ़ी ठोस कार्रवाई करने के बाद इसको हमने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया है। जय प्रताप जी, जो बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में आसानी से बेड उपलब्ध नहीं है, उनकी जो फीस है, जो भर्ती करने का दर है, वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से सुधरे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसको लेके आपकी क्या मतलब, आप लोगों ने योजनाएं तो बहुत बनाई हैं, उसको एग्जीक्यूट भी किया है, लेकिन ये शिकायतें कम नहीं हो रही हैं। नहीं, इसमें अब पहले से काफ़ी कम हो गई, क्योंकि अब तो केसेस भी हमारे घटते जा रहे हैं। मगर मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जितना इस बार का जो महामारी है और इस बात का जो पेशेंट्स की जो जितनी संख्या आई थी, ये पिछले बार से कम 30 से 35% अधिक आई थी। तो किसी भी महामारी में जब एक बैग एकदम तीव्रता के साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, संक्रमण होकर आते हैं, तो जितना भी संसाधन आप बनाएंगे, चाहे हम भारत के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों या कोई भी देश में, वो संसाधन कभी उतना पूरा नहीं हो पाता है। और फिर समय के साथ हम धीरे धीरे करके उसको एक्सपेंड करते हैं, जितने भी हम अपने संसाधन हैं उसमें लगा के उसको और बढ़ाते हैं। ये हमारे हमेशा इस तरह का हमने देखा भी है। तो इस बार भी जब आपके अप्रैल महीना में बहुत बड़ी संख्या में मरीज आने लगे चारों तरफ से, पूरे प्रदेश में हमारे संसाधन जितने थे उसको प्रतिदिन हम बढ़ाते गए, व्यवस्था हमने हर जगह किया। उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पाया, ये अफसोस भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और हॉस्पिटल होम आइसोलेशन में भी हमने दवाई पहुंचाया, उनको भी जहां तक हो सका उनको सिलेंडर पहुंचाने का व्यवस्था उस समय भी हम लोग थोड़ा बहुत करते थे। आज परिस्थितियां थोड़ी बदली है। जो कमियां आई थी हमारे ICCC के माध्यम से, जिसको लोग कह रहे थे कि एक कंट्रोल बना हुआ था वहाँ के कमांड सेंटर से, जिसके कारण से मरीज आता था और उसको अलॉटमेंट होता था, आवंटन होता था, एक पर्चा मिलता था, वो जाता था उन संस्थानों में जहाँ उसकी एडमिशन होता था। तो कुछ व्यवधान होने के नाते उसको भी समाप्त कर दिया गया, और 30% सभी संस्थाओं को बोल दिया गया कि आप अपना एडमिशन डायरेक्ट लीजिए। 70% ऐसे हैं जो सरकारी संस्था में हम थोड़ा सा उसमें पूछ के वहाँ पर हम आवंटन करते हैं मरीजों को, और प्राइवेट सेक्टर को हमने पूरी तरह से फ्री कर दिया कि वो जिसको चाहे रख सकते हैं, मगर रखना उनको सभी को पड़ेगा, ये हमने निर्देश दिए हैं। नहीं, जय प्रताप जी, मेरा यही सवाल था कि फीस के स्ट्रक्चर को लेके जो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसा जमा कर दिया फिर भी अस्पताल पैसे मांग रहे हैं, ऐसी बड़ी शिकायतें हम न्यूज़ चैनल्स को मिली हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, आपने तो आदेश जारी कर दिया कि नहीं, उनको भर्ती करना मैंडेटरी है,
लेकिन बाद में उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आप उस पर पैनी नजर रखें। ये सही बात है। आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को जितना सूचना मिला और उस पर हमने कई हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई भी किया, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया और कई लोग के जांच भी हो रहे हैं जो अधिक पैसा मांगना है। जब मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हर एक मरीज जो आता है उसको भर्ती होना ही पड़ेगा और अगर वो बहुत गरीब है तो उसको हम आयुष्मान के रेट पर, जो हमारे निर्धारित रेट है उसके आधार पर उसकी उपचार होगा वो उस हिसाब से सरकार उसको देंगे। तो ये सारे होने के बाद भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो मनमानी कर रहे थे, उन पर अंकुश लगाया गया। हमारे जिला अधिकारी स्तर के लोग भी जाके वहाँ पर 2-3 हॉस्पिटल को हम लोग ने अपने लिस्ट में से निकाल भी दिया कि हमसे ये संबंधित नहीं रहेंगे। कुछ के ऊपर एफआईआर भी किया। एम्बुलेंस की सेवा भी प्राइवेट लेवल पर भी बहुत ज़्यादा मनमानी रेट लेते थे, उस पर भी हम लोग ने एक आदेश निकाल दिया है कि पर किलोमीटर के हिसाब से या उनका पहला के बाद कितना किलोमीटर के हिसाब से वो ले सकते हैं, ये भी हम लोग जारी करके इस पर सख्ती भी कर रहे हैं। जयप्रताप जी, मुझे ये बताइए, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे याद है कि जब पिछली लहर आई थी उसके पहले सरकार ने 2018 में 2000 करोड़ रुपया तकरीबन सारे संसाधन जुटाने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बाकायदा व्यवस्था करके रखा था। लेकिन जो नौकरशाही है, नौकरशाही की वजह से वो सारे काम एग्जीक्यूट नहीं हुए और आज उसका परिणाम मैं समझता हूं कि इस कठिन समय में सरकार को भी उसका सामना करना पड़ रहा है और जनता तो कर ही रही है। आपको लगता नहीं है कि इन सारी चीज़ों की बहुत गहन समीक्षा की जाने की इसकी आवश्यकता है? करनी चाहिए। पिछले बार ही जब हमारे पास ये डिपार्टमेंट आया था और पिछले बार जैसे ये विभाग की जिम्मेदारी मिली मुझे, उसी के बाद ये कोरोना का पहला संक्रमण शुरू हुआ था और उस बात से ही हम लोग ने हर एक जिला चिकित्सालय में अपने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने का तैयारी किया था। बहुत सारे हम लोग को और भी ये मिले थे, इक्विपमेंट मिले थे बाहर से, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किया था। मगर क्योंकि एक बड़ा बजट की आवश्यकता थी, मगर उसमें पीएम केयर फंड से हमको काफ़ी सामान मिलने लगा। आज भी पीएम केयर फंड से हमको ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य सामग्री हमको मिल रहा है, जिसके माध्यम से हम सभी अस्पतालों को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। मतलब आने वाले समय में ऐसी समस्या हमें देखने को नहीं उम्मीद है कि नहीं मिलना चाहिए। हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। जयप्रताप जी, मुझे ये बताइए कि ग्रामीण इलाकों में केसेस एक साथ बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। पंचायत इलेक्शन को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। आपके विपक्षी आपसे सवाल पूछ रहे थे कि सरकार ने और चुनाव आयोग ने पंचायत इलेक्शन क्यों करवाया, नहीं करवाया होता तो शायद इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं होती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल जो ग्रामीण इलाकों से जो आपके पास संख्या है उसकी क्या स्थिति है और आप सरकार की तरफ से जो आप डोर टू डोर एक तो पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके यहाँ बीमार हैं, किसके यहाँ नहीं है, आपके जिलाधिकारी भी मौके पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी संख्या जिस तरीके से कमी आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, बहुत सारी जानकारियां उनके पास नहीं है, सुविधाएं नहीं है। ऐसे में आपका रोल यानी सरकार का रोल किस तरह से है? पंचायत चुनाव के बाद हम लोग ने एक अभियान के तहत अभी जो चल भी रहा है इस समय, ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति के माध्यम से जांच करवाना, सिम्टोमेटिक पेशेंट जो दिखते हैं उनको, और या तो इस तरह के लोग लगते हैं जो थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, उनका एंटीजन टेस्टिंग करा के और उनके यहाँ मेडिकल किट भेजने का हम लोग ने व्यवस्था किया है। इस समय हमारे लगभग 72,000 हमारे निगरानी समिति के माध्यम से हम लोग दवाई बांट रहे हैं हर जनपद में, नया पंचायत में, ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी हो सकता है। और लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे आरआर टीम्स हैं जो होम आइसोलेशन में जाके लोगों को बात भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं और उनको दवाई भी बांट रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ी से हम लोग चेक कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी इस तरह के सिम्टोमेटिक लोग आते हैं तो पहले उनको हम दवाई बांटते हैं ताकि वो उनका बुखार और अन्य चीज़ कंट्रोल में आ जाए और उसके बाद उनको लगातार चेकअप करने के लिए कि आगे की स्थिति क्या बनेगी, उसी हिसाब से उनका उपचार का रणनीति तैयार करते हैं। जैसे RT-PCR की बात करें या ऐसा कोई माध्यम जिससे ये पता चल सके जयप्रताप जी कि इनको कोरोना के लक्षण हैं या कोरोना है, तो क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो मोबाइल वैन है या पैथ लैब हैं, इतनी बड़ी संख्या में तो ग्रामीण इलाके में है नहीं, तो इसको किस तरीके से इस चुनौती से कैसे लड़ रहे हैं? निगरानी समिति के साथ हम अब टीम भेज रहे हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से भेज देते हैं। हमारे पास MMU के एम्बुलेंसेज है, हमारे पास 102 के एम्बुलेंसेज खाली पड़े हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, 108 के भी जो खाली पड़ेंगे उनको भी यूज़ करेंगे और अपने गाड़ियों के माध्यम से टीम के साथ जब जाएंगे तो निगरानी समिति जो गांव पर रहेगी और हमारी टीम जो टेस्टिंग वाली टीम है वो एंटीजन टेस्टिंग पहले कराएंगे, क्योंकि एंटीजन टेस्टिंग में पता भी चल जाएगा अगर इस तरह के लक्षण वाले लोग हैं
तो तुरंत पता चल जाएगा। तो उससे हम तत्काल किट भी दे सकते हैं और जो गंभीर टाइप के हैं उनको फिर हम अपने फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारा काम चल रहा है अभी। जयप्रताप जी, अभी एक और लहर की बात की जा रही, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो इससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, उसमें जो टारगेट होंगे वो बच्चे होंगे। भारत सरकार की भी कोई रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की भी कोई रिपोर्ट आई है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी तो हम दूसरी लहर से लड़ रहे हैं और अभी हम उससे पार नहीं पा पाए हैं। कितने दिन तक ये चुनौती चलेगी इसकी जानकारी नहीं है। तीसरी लहर के बारे में जो इतनी सारी बातें हो रही हैं उसमें कितनी हकीकत है, और अगर हकीकत है तो सरकार की तरफ से आने वाले समय की कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसको पार करने के लिए सरकार की क्या तैयारी? अब देखिए, ये तो वैज्ञानिक का मानना है और जो हमारे सर्वोच्च वैज्ञानिक है जिन्होंने ये ऐलान किया था कि तीसरा वेव 100% आएगा, और वो भी अक्टूबर नवंबर में उन्होंने कहा था दक्षिण भारत से शुरू होगा। इधर कुछ चैनलों में अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वैज्ञानिक के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब तीसरा लेयर बहुत जल्दी आएगा और उसमें बच्चों को संक्रमित कर सकता है, इस तरह का एक संभावना है। ये वैज्ञानिक की बातें हैं, इसको तो हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, वही बता पाएंगे किस तरह का क्या आएगा। मगर उनके बातों के आधार पर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे भी दिए हैं कि बच्चों से संबंधित जो NICU और SNCU होते हैं, जो छोटे वेंटिलेटर होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे एक योजना के अंतर्गत हर एक CHC FRU जो होते हैं जिला अस्पताल पर चल भी रहे हैं, उनको और ठीक से देख के और उनका जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगा उसको बढ़ाने के लिए ये निर्देश आज ही मुख्यमंत्री जी ने जारी भी कर दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को। तो हम उस पर ऑलरेडी हमने काम करना शुरू कर दिया है। बाकी हमारे संसाधन जो चल रहे हैं उसको भी और मजबूत करने के लिए काम हो ही रहा है। ऑक्सीजन की बड़ी लड़ाई आपने जयप्रताप जी देखी, इधर आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं और एक एक सिलेंडर के लिए बहुत बड़ी चुनौती। आपको न जाने कितने हजारों की संख्या में फ़ोन आए होंगे कि हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए। ऑक्सीजन की चुनौती को पार पाने के लिए सरकार की आगे की क्या योजना है? ये भी आपको समझना चाहिए कि इस बार का महामारी, इस बार का कोविड-19 का पूरा म्यूटेट होने के बाद एक दूसरे रूप में हम लोग के सामने अब की भारत में आया हुआ है, और इसका जो संक्रमण हो रहा है वो सीधा सीधा आपके लंग्स में जा रहा है, उसको संक्रमित कर रहा है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की मांग बहुत अधिक हो गया है। लगभग 100% अधिक हम लोग मांग लेके चल रहे हैं, और जितना पहले हमारा होता था पिछले साल में वहाँ ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं थी। इस बार हर एक मरीज़ जो आता है उसको कहीं ना कहीं कोई ऐसा बेड चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, और उसके कारण हमारे सारे ऑक्सीजन की जो फिगर्स थे वो बदल गए हैं, और इसी के लिए हमको ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। मगर ये भी है कि पूरे देश में ये व्यवस्था है, हर मरीज़ को इस तरह की आवश्यकता पड़ गई है। तो जब देश की बात आती है तो केंद्र सरकार ने इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन को देखते हुए हर एक राज्य को आवंटन किया है। हर एक राज्य अपना आवंटन और अपनी आवश्यकता को देखते हुए अपने अंदर के संसाधन को भी बढ़ा रहे हैं, और साथ में बाहर से जो आवंटन हुआ उसको भी लेके हम अपने मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो जुड़े हुए हैं उन सब को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रीफिलर्स जो भरते हैं उनको भी लिक्विड ऑक्सीजन देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अब होम आइसोलेशन में जो लोग मांग करते हैं तो उनको भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर दे सकते हैं। इसकी तेज़ी से व्यवस्था हम लोगों ने किया भी है और ये काम भी हो रहा है ठीक से। मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि 300 ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट और जगह भी लग रहे होंगे। यहाँ पर कई इंडस्ट्री के लोग ने इंटरेस्ट दिखाया है कि आगे चलते हम लोग ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे। हमारे सभी जिला अस्पतालों पर भी ऑक्सीजन के जनरेटर लगने जा रहे हैं। कुछ का ऑलरेडी ऑर्डर पहले से ही लगा हुआ था, जिसका सामान आना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि मई के अंत तक या जून के पहले सप्ताह तक काफ़ी अस्पतालों में आपको ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट दिखना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा अगर आगे भी चल के जिस तरह संक्रमण बढ़ेगा तो हम बाहर के उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। काफ़ी चीज़ें हम अपने घर में ही तैयार कर लेंगे।